जैसा कि आप मेरी मुस्कुराहट से ही देख सकते हो, इंडियन बजट जो अभी रिलीज हुआ है, इंडिया की रिसेंट हिस्ट्री में वन ऑफ द फाइनेस्ट बजट होएगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मिडिल क्लास। जितना हम लोगों की पॉकेट में डाला गया है, कोई अपनी ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकता था, इतना ज्यादा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें दे दिया। जो ट्रोलिंग उनकी होती थी, उन्होंने सारे ट्रोलर्स को चुप कर दिया है, इतना ज्यादा पैसा हमारी पॉकेट में डाला है। अब इसका कितना हमें टैक्स बेनिफिट होगा, पहले क्या हमें टैक्स देना पड़ता था, अब क्या हम कितना देंगे, और उसके बाद कौन से सेक्टर्स को फायदा होएगा, किन सेक्टर्स को नुकसान है, ये बजट कैसा आया है, ये सारा का सारा मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसके ऊपर एक लाइक बटन भी दबा दें और चैनल को शेयर करना मत भूलना। मेन बात यह है कि हमारी पॉकेट्स में क्या है और हम कितना टैक्स अब सेव करेंगे। पहले मैं आपको, अब बजट में क्या आया, इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पहले हमारी जो टैक्स रिजीम थी उसमें क्या हमें देना पड़ता था, और ये मैं बात करूंगा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। पिछले साल के हिसाब से 0 से लेकर 3 लाख तक नील आपका टैक्स था। 3 to 7 लाख 5% जो कि 20,000 में ट्रांसलेट होता है। 7 to 10 लाख 10% जो कि 30,000 में ट्रांसलेट होता है। 10 to 12 15% जो कि अगेन 30,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता था, और टोटल साल का आपका 80,000 हो जाता है। 12 to 15 लाख 20% जो कि 60,000 में ट्रांसलेट होता है, और आपका टोटल ईयर का टैक्स, अगर आपकी 15 लाख तक की टैक्स फाइलिंग थी तो आपको 1.4 लाख देना पड़ता था। अब इसमें यह क्या है कि अगर आपकी जो टैक्स फाइलिंग है वो 7 लाख या 7 लाख से कम होती तो आपको नील टैक्स देना पड़ता, लेकिन आपकी अगर मान के चलो कि 7.1 लाख है तो आपको 3 to 7 लाख वाली टैक्स ब्रैकेट जो कि 5% है, तो आपको 20,000 का टैक्स देना पड़ता। अब जो न्यू टैक्स आया है, अगर मैं इसके हिसाब से आपको बताऊं तो 0 से लेकर 4 लाख तक नील है। 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%, जो कि ट्रांसलेट होता है टोटल 60,000 रुपीज में। ये उनके लिए है अगर आपकी टैक्स फाइलिंग जो है वो 12 लाख से ज्यादा है। इसमें भी एक कैविएट ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का आप लोगों को पता होगा कि जो भी सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, बीट प्राइवेट या बीट पब्लिक सेक्टर, उनको 75,000 की गवर्नमेंट की तरफ से एक रिबेट भी मिलती है। तो आपका 12,75,000 तक टैक्स फ्री हो गया। मतलब जो 4 to 8 लाख तक 5% है और 8 to 12 लाख तक 10% है, आपको ये कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप 12.75 लाख तक आपका बिल्कुल टैक्स फ्री है अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो। और अगर आप नॉर्मल 12 लाख तक कमाते हो, जैसे आपने किसी ने स्टॉक मार्केट से कमाया, किसी की रेंटल इनकम है, तो 12 लाख तक बिल्कुल ही फ्री है। अब अगर मैं आगे की बात करूं, 12 to 16 लैक्स 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि साल के एंड में अगर आप टैक्स देते हो तो 1,20,000 का होता है। 16 to 20 लैक्स की अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और ईयर एंड जो होएगा वो 2 लैक्स। 20 से लेकर 24 लाख तक 25%, जो कि ईयर एंड अगर आप 24 लैक्स कमाते हो तो आपको 3 लैक्स देना पड़ेगा। मतलब 24 लैक्स के ऊपर 30% आप टैक्स दोगे। अब अगर मैं ओल्ड जो कि 2024-25 फिस्कल को अगर मैं 26 के फिस्कल से कंपेयर करता हूं, 12 लाख तक न्यू टैक्स में आपका कंप्लीटली नील है, जहां पे आपको पहले 80,000 रुपीज देना पड़ता था, बेनिफिट आपका हो गया 80,000 रुपीज का। 12 लाख टू 16 लाख तक अब आपको 1,20,000 का टैक्स देना पड़ेगा। पहले आप 1,70,000 का टैक्स देते थे, अब आपको बेनिफिट मिल गया 50,000 का। 16 लाख टू 20,000 में अब आप दोगे 2 लाख, पहले आप देते थे 2,90,000, आपका टोटल बेनिफिट हो गया 90,000 रुपीज का। और अगर आप 24 लाख तक टैक्स देते हो, अब आप दोगे टैक्स 3 लाख का, जहां पे पहले आप टैक्स देते थे 4,10,000 का। टोटल जो आपका बेनिफिट हो गया 1,10,000। तो अगर आपकी टैक्स फाइलिंग जो है 24 लाख और 24 लाख से ज्यादा है, तो आपको 1,10,000 का बेनिफिट हो रहा है न्यू ईयर से। तो ये काफी ज्यादा मोटा बेनिफिट है, और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मेरे हिसाब से किसी को है वो 12 लाख वालों तक की है, कि उनको सीधा ही 80,000 का बेनिफिट मिल रहा है, जो कि आप सेविंग के लिए यूज कर सकते हो। आगे आपको एक्सपेंस करना है कंजम्पशन में, टूर एंड ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा मोटा रिलीफ दिया गया मिडिल क्लास को। तो ये तो मैंने आपको बात की कि कितना रिलीफ मिला। एक बार ये सारा रिलीफ को, अब क्योंकि हमारा मेन काम तो स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, कि उसकी कंप्यूटेशन निकालने के लिए, तो ये जो मैं अब आपको समझाऊंगा कि टोटल इंडिया का टैक्स पेयर कितना है, कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा एज अ स्टॉक मार्केट के वे से अगर हम देखें।
इंडिया का जो टोटल टैक्स पेयर है, और ये सारा डाटा इंटरनेट से निकाला है मैंने, थोड़ी बहुत ही फिगर्स ऊपर नीचे माइनरली हो सकती हैं। इंडिया का जो टोटल टैक्स पेयर है 2023-2024 ईयर के हिसाब से 8.1 करोड़ लोग हैं जिन्होंने आईटीआर फाइल की थी। उसमें से 5.16 करोड़ लोगों ने कोई टैक्स पे नहीं किया, मतलब उनकी जो फाइलिंग थी वो 7 लाख से कम की थी आईटीआर की। 20 लाख से 50 लाख की ब्रैकेट में जो लोग आते हैं वो आते हैं 19 लाख, और जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा टैक्स पे किया है उनका आता है 9.4 लाख। तो 8.1 करोड़ टोटल लोगों ने अपना आईटीआर फाइल किया, जिसमें से 5.16 को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, मतलब टोटल जो लोग रह गए जिन्होंने टैक्स दिया वो था 2.94 करोड़। उसमें से 20 लाख से ऊपर वाले जो लोग हैं वो हो जाते हैं टोटल आपके 28 लाख। अगर मैं उनको माइनस कर दूं तो आपका हो गया 2.56 करोड़ लोग, जो कि आते हैं 7 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में। तो मेन जो बेनिफिट इसका होएगा, इसका बेनिफिट होएगा 2.5 करोड़ लोगों को, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि जिनकी लोगों की जो इनकम है वो 20 लाख से ज्यादा है, उनको कोई एज सच अगर हम देखें 8,000 रुपया महीना है, उनको कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क उनको पड़ेगा जो कि आते हैं 7 लाख से लेकर 20 लाख की इनकम रेंज के बीच में। अब मेन बात है कि ये मैंने आपको ये बता दिया कि किन लोगों को कितना टैक्स देना पड़ना है, किसको कितना फायदा है, और लोग पहले क्या टैक्स दे रहे थे अब क्या टैक्स देंगे। अब मेन आती है कि जो 7 लाख से लेकर 20 लाख की इनकम रेंज वाले लोग हैं, इनको क्या बेनिफिट होएगा, कौन से सेक्टर्स में ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे इनका स्पेंड कम होएगा, जो हम स्टॉक मार्केट से कोरिलेट करेंगे आगे वीडियो के अंदर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों आपको सारा एक्सप्लेन किया कि कितने लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और कितना देते हैं। देखो, इसका सारा का सारा लिंक स्टॉक मार्केट के साथ है। जो लोग पहले नहीं आईटीआर में फाइल कर रहे थे लेकिन टैक्स नहीं दे रहे थे, उनको इस बजट से कोई भी फायदा नहीं है। जो भी लोगों की टैक्स रिटर्न 7 लाख से कम जाती थी, अब आप लोगों के मन में आएगा कि एचयूएल को फायदा है, नेस्ले को फायदा है, डाबर को फायदा है, मेरी को, कि लोगों के पास हाथ में पैसा आ गया तो इनको बड़ी कमाई होएगी। देखो, जो लोग 7 लाख से कम कमा रहे थे उनके लिए तो कोई भी पहले भी नहीं टैक्स था और अब भी नहीं है। और जो लोग 7 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं और 20 लाख से कम, जिनको मेन बेनिफिट आया है, जो कि इंडिया के 2.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, वो ऑलरेडी नेस्ले की मैगी अफोर्ड करते हैं, उसका दूध अफोर्ड करते हैं, वो ब्रश भी 2 टाइम दिन में करते हैं कोलगेट से, सब कुछ वो डाबर की च्यवनप्राश भी यूज कर रही हैं। तो जो काफी लोगों के मन में है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इनको काफी ज्यादा बेनिफिट होएगा, इनको बजट के साथ इन कंपनीज को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो असली बेनिफिट है वो हेवल्स के प्रोडक्ट्स को, वोल्टास के प्रोडक्ट्स को, फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे टूर एंड ट्रैवल हो गया, इंडिगो, फिर इवन आईआरसीटीसी, इंडियन होटल, सामी होटल, ईआईएच, इनको ज्यादा बेनिफिट है। इवन जोमेटो को काफी ज्यादा बेनिफिट है, स्विगी को बेनिफिट है, क्योंकि जो लोग पहले कहते हैं कि चलो यार हम बाहर का खाना खाए ना खाएं, जंक खाए ना खाएं, वो कहेंगे चलो ठीक है 3-4 हजार रुपये या 2,000 रुपये का अब हम जंक खाना 2 हफ्ते में एक बार ही अफोर्ड कर सकते हैं कि हम बाहर से ऑर्डर मंगवा सकते हैं। फिर ट्रेंड हो गया, एबी फैशन, इन दोनों कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा है, क्योंकि लोग कहाँ अगर थोड़ा सा पैसा आ रहा है उसको कहाँ स्पेंड करेंगे, उसको कपड़ों के ऊपर स्पेंड करेंगे। फिर इवन टू व्हीलर कंपनीज को इसका बेनिफिट है कि आप टू व्हीलर अब साल में, क्योंकि अगर आपको 80,000 का बेनिफिट हो रहा है, आप टू व्हीलर बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हो। इवन छोटी गाड़ियों को भी इसका बेनिफिट है, जैसे ऑल्टो, वैगनर, क्योंकि अगर आप ईएमआई ले रहे हो, ईएमआई पे गाड़ी ले रहे हो, आपकी ईएमआई अब इजीली चली जाएगी। तो ये सारे सेक्टर्स का बजट के साथ काफी लिंक्ड है। जो अब आपको आने वाले 1 से 2 साल में फोकस करना है वो सारा कंज्यूमर लिंक सेक्टर के ऊपर फोकस करना है। इवन इसमें एक डार्क हॉर्स बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काफी देर से डिपॉजिट की दिक्कत आ रही थी, तो अब बैंक्स को डिपॉजिट मिलेगा, क्योंकि लोग सेव भी करेंगे, बैंक में डालेंगे, तो वहां से डिपॉजिट भी आएगा। ये सारा मोटा मोटी मैंने इसलिए आपको बताया था कि क्या टैक्स ब्रैकेट्स हैं, कौन कितना टैक्स दे रहा है, उसके बाद कितने नंबर ऑफ पीपल दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं बजट के अंदर उसके फाइन प्रिंट के अंदर की, कि उसके अंदर क्या निकला है, ये थोड़ा सा डिटेल्ड सब्जेक्ट होएगा, तो इसके ऊपर अब हम बात करना शुरू करते हैं। पहली चीज आती है फिस्कल डेफिसिट की। पिछले साल जो फिस्कल डेफिसिट था 4.8%, उसको कम करके किया 4.4%, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब आती है केपेक्स की बात, जहां पे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं गई, जो कि मार्केट को काफी खराब लगा कि जो भी इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स, डिफेंस रिलेटेड, रेलवे रिलेटेड, इनके ऊपर भी हम सारे डिटेल में बात करेंगे। इंडिया का जो 2024-25 के बजट में केपेक्स था वो था 11.11 लाख करोड़, जिसमें सिर्फ 0.9% का इंक्रीज हुआ है 11.22 लाख करोड़, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव है।
जो कि सबको उम्मीद थी कि ये जो केपेक्स होएगा ये अराउंड 10 से 12% अप होएगा, लेकिन इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। अब इसके बाद हम आते हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर, जिसमें लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, और उसके बाद हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के ऊपर। पहले हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर का जो बजट है ये 6.21 लाख करोड़ से बढ़ के 6.81 लाख करोड़ गया है। 9% का ऑलमोस्ट इंक्रीज है, लेकिन ये काफी ज्यादा नेगेटिव है। आप कहोगे इसका तो सारे सोचते थे 10 से 12 मतलब 15% तक की थी एक्सपेक्टेशन कि बढ़ेगा, लेकिन 10% बढ़ गया तो नेगेटिव क्यों है? देखो, अगर आप इसके फाइन प्रिंट के अंदर जाओ ना तो असली डिटेल पता लगती है। जब हम डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो इसके दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिससे मैन पावर कॉस्ट, आपकी पेंशन, सैलरीज ये सारी दी जाती हैं। जो मेन एप्रिसिएशन आई है 4.7 लाख करोड़ का जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिससे किसी भी स्टॉक का कोई लिंक नहीं। स्टॉक्स का लिंक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, जैसे न्यू वॉरशिप्स आपने ली, फिर न्यू एयरक्राफ्ट्स आपने लिए, मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपेंशन, इसके ऊपर क्या फोकस है? वो सिर्फ 1.7 से 1.8 लाख करोड़ ही हुआ है, जो कि काफी ज्यादा कम है। मार्केट को था कि ये काफी ज्यादा अप होएगा, लेकिन वो नेगेटिव है काफी ज्यादा। तो डिफेंस सेक्टर जो है आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए मेरे हिसाब से अब यहाँ से रिटर्न नहीं मिलेंगे, जैसा कि आईटी में था पहले। देखो, ये एचएएल हो गया, बीएल हो गया, मजगांव डॉक हो गया, ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन कंपनी में अगर आपको पैसे लगाने आपको उनके नाम पे नहीं लगाना। 4 साल हो चुके हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, किसी ने भी कोई रिटर्न नहीं दिया। क्या ये कंपनीज खराब है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनीज है, लेकिन रिटर्न इसलिए नहीं दिया क्योंकि तब उनके अंदर बहुत एक्सपोनेंशियल राइज आया था 4 साल पहले, और वैल्यूएशंस जो थी वो काफी ज्यादा आगे चली गई थी। सेम चीज डिफेंस में होएगा, ये स्टॉक सब रेंज बाउंड रहेंगे, 10-15% गिर जाएंगे, 10-15% चढ़ जाएंगे, वहीं कहीं घूमते रहेंगे, 1-2 साल कुछ भी नहीं करेंगे, आप लोगों को तंग करेंगे। तो अब डिफेंस में से फॉर द टाइम बिंग एग्जिट लेना प्रेफर करूंगा मैं। अब बात आती है रेलवे की, जिनमें अगेन बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, और अगर किसी सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा खराब बजट आया है तो वो आया है रेलवे सेक्टर के लिए। रेलवे सेक्टर का जो पिछले साल का कैपिटल एलोकेशन थी गवर्नमेंट की तरफ से वो थी 2.52 लाख करोड़, जो कि इस बारी एग्जैक्ट सेम है, और उम्मीद ये थी कि ये 15 से लेकर 20% के बीच में बढ़ेगी, कि 3 लाख करोड़ तो सारे मान के चल रहे थे होएगा ही, और वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अगर हम उसके फाइन प्रिंट में जाएं तो रेलवे के अंदर दो चीजें आती हैं, पहला आता है सेफ्टी, दूसरा आता है मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का लिंक है इरकॉन, आरवीएनएल, टीटागढ़, उसके बाद आईआरएफसी, सारा इन स्टॉक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्नाइजेशन से लिंक है, जिसका बजट पिछले साल से भी कम हो चुका हुआ है। मतलब जिसमें स्टेशंस आपके न्यू ऐड होते हैं, ट्रैक्स आपके नए बनते हैं, न्यू ट्रेन्स आती हैं, तो इसका बजट जो है कम हो गया है। लेकिन जो सेफ्टी रिलेटेड है, जिसमें आप कवच का सुनते होगे या रेलवे सिग्नलिंग का सुनते होगे, उसका बजट 1.1 लाख करोड़ से बढ़ के 1.16 लाख करोड़ हो गया। तो इसमें एचबीएल इंजीनियरिंग हो गया या केन्स हो गया, इनको फायदा होएगा काफी ज्यादा। तो रेलवे सेक्टर जो आपके ट्रेडिशनल रेलवे स्टॉक्स हैं काफी ज्यादा इनके लिए नेगेटिव है। और आप लोग अभी भी सोचते होंगे कि यार ये शेयर तो ऊपर से 30-40 इवन 50% तक गिर चुके हैं, अब और क्या गिरेंगे? देखो, ये स्टॉक मार्केट है, अगर कोई शेयर गिरना शुरू होता है तो, क्योंकि ये चढ़े भी ऐसे ही थे, अभी भी कुछ एक इनमें से स्टॉक्स हैं जो कि आप देखोगे अगर उनको 2 ईयर टाइम फ्रेम या इवन 1 ईयर टाइम फ्रेम पे आप लगाओगे तो अभी भी आपका इतना गिरने के बावजूद भी। तो अब आपको ये नहीं देखना कि पहले गिर गए, आपको ये देखना है कि 2 तारीख, 3 तारीख, 3 फेब को इनका क्या सीन है। वहां से भी अब आप इनको 1 साल में देखोगे तो 30-40% ये यहाँ से भी स्टॉक्स और गिर सकते हैं। तो रेलवे सेक्टर मेरे लिए एकदम कंप्लीट अवॉइड होएगा। अब मैं बात करता हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग की। अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की मैं आपके साथ बात करूं, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जैसे गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए तो इसका इनको फायदा होएगा, लेकिन डायरेक्ट मेजर नहीं दिया, तो हुडको, एनबीसीसी टाइप स्टॉक्स, इनके लिए ये नेगेटिव है। लेकिन एशियन पेंट हो गया, इसके लिए ये पॉजिटिव है। फिर आपका हेवल्स एसी, मतलब जो बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग की जो एंसिलरी है उनको फायदा होएगा कि लोग घरों के अंदर अपना टीवी लगाएंगे, अच्छा टीवी रिन्यू कर लेंगे, फिर एसी नया लगा लेंगे, पेंट करवा लेंगे, इनको फायदा होएगा। अब बात करता हूं मैं ईवी सेक्टर की। ईवी सेक्टर के लिए खासकर जो बैटरी है, इनके लिए बैटरी स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव आए हैं। कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशंस जो है काफी ज्यादा, जो रेयर मिनरल्स जो यूज होते हैं आपकी बैटरी बनाने के लिए, उनमें काफी ज्यादा एग्जाम्पशंस मिली हैं, तो इनको काफी ज्यादा बेनिफिट होएगा क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो है काफी में जीरो कर दी और काफी में कम की है। फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं,
सब्सिडी अगेन कम कर दी है, 1.71 लाख करोड़ से कम करके 1.67 लाख करोड़ कर दी है, काफी नेगेटिव है। इंश्योरेंस में 100% एफडीआई कर दी है। उसके बाद जल जीवन मिशन जो कि वाटर से रिलेटेड है, उसका सेम जो पिछले साल था सेम रखा हुआ है। तो मतलब ठीक है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसको न्यूट्रल कह सकते हैं, क्योंकि 2023 में अचानक ही वाटर रिलेटेड के ऊपर काफी ज्यादा गवर्नमेंट का एम्फोसिस आ गया था, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने सेम अपना केपेक्स मेंटेन की है, उसको कम भी नहीं किया बढ़ाया भी नहीं है, मतलब ठीक है, एवरेज कह सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ ईएमएस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इसमें भी जो है कस्टम ड्यूटी को जो है कम किया गया काफी प्रोडक्ट्स में, पीएलआई को खासकर मोबाइल और एलईडी इनको बढ़ाया गया है। उसके बाद सेमीकंडक्टर की पीएलआई को बढ़ाया गया है। जो एलईडी और मोबाइल के जो प्रोडक्ट्स जो सॉरी रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उनकी कस्टम ड्यूटी को जो पिछले साल 5 से 2.5% किया गया था, अब उसको 0% कर दिया गया। इसका काफी ज्यादा बेनिफिट डिक्सन और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे शेयर्स को मिलेगा। तो इन नटशेल अगर मैं सारी बात करूं, तो जो गवर्नमेंट का मेन इस वक्त इस साल में एम्फोसिस गया है वो कंजम्पशन के ऊपर गया है। और बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्सेस से, डायरेक्ट टैक्स से काफी ज्यादा लॉस होएगा, 1 लाख करोड़ तक का एस्टिमेट है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखो, वो डायरेक्ट टैक्स से शिफ्ट होकर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जा रही है। आप कितना जीएसटी देते हो आपको पता ही नहीं। अगर किसी को लगता है मैं तो टैक्स नहीं दे रहा, मैं आईटीआर नहीं फाइल कर रहा, लेकिन अब जीएसटी के वे से आप कितना ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। तो आपको ये देखना है कि चाहे गवर्नमेंट ने आपका 80,000 टैक्स कम कर दिया, जो कि रिमार्केबल है, कमेंडेबल है, हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आपका जीएसटी हर साल बढ़ता जा रहा है। और जो इंफ्रा के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जो भी सबको सेक्टर्स अच्छे लगते थे कि हाउसिंग के ऊपर आएगा, फिर पावर के ऊपर आएगा, किसी के ऊपर कुछ नहीं आया। आपको जो अपने पोर्टफोलियोज हैं कंप्लीटली सारे के सारे चेंज करने पड़ेंगे। जैसा कि अगर आप मेरी इंस्टाग्राम वीडियोस में देखते भी होगे, मैं कहता हूं कि आपको विद टाइम अपने आप को चेंज करना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, कंपनी के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अब इस बजट से पहले जो मेरा पोर्टफोलियो था, अब मेरे को उसको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा आने वाले 1-2 साल के हिसाब से, क्योंकि सारे ही कंजम्पशन लिंक्ड होएगा। तो ऑटो स्टॉक्स के ऊपर आप नजर बना सकते हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कि हेवल्स, वोल्टास, इन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर बना सकते हो। फिर इवन ईवी प्लेयर जैसे हमारा राजा एक्साइड, इनके ऊपर, ईएमएस स्टॉक्स इनके ऊपर। तो आपको ज्यादा कंजम्पशन लेड अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, और इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, रेलवेज, इन सारे स्टॉक से आपको एग्जिट करके नए स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो होपफुली आपकी जितनी भी क्वेरीज थी मैंने काफी हद तक सॉल्व कर दी होंगी। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपको ऐसे ही अच्छा कंटेंट बना के आगे भी देता रहूंगा।